अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। फर्स्ट ईयर कैसे हो आप लोग। जी फर्स्ट ईयर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो पढ़ रहे थे, ठीक है। सो इन्फेक्शियस डिजीज़ में जो है वो हमने 5-6 डिजीज़ जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने टेटनस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम पर्टूसिस के बारे में पढ़ा, डिप्थीरिया के बारे में पढ़ा, टाइफाइड के बारे में पढ़ा, ठीक है। एक वायरल डिजीज़ जिसको हम मम्स कहते हैं, ठीक है, मम्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हमने पढ़ा। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक कंटेजियस इन्फेक्शन है जो कि किसी भी बॉडी पार्ट को जो है वो इन्फेक्ट कर सकती है, लेकिन मोस्टली जो है वो लंग्स को जो है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, तो उस ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन्स के बेस पे जो है इसे क्लासिफाई किया गया था। एक कुछ है वो हमने पल्मोनरी टीबी कहा था जो कि लंग्स के अंदर होता है, क्योंकि अमूमन जो है वो लंग्स के अंदर होता है, ठीक है। शाज़ो नाज़ुर जो है ये बॉडी की किसी और पार्ट में होता है, तो इसी वजह से जो बाकी बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, उनको हम जो है हमने जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी या जो है वो पल्मोनरी की एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो है उसे हमने कहा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी के अंदर जो है वो फिर आर्गन के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से जो है वो डिफरेंट जगह है, ठीक है, या डिफरेंट नाम हमने दिए, ठीक है। अगर लिम्फ नोड के अंदर हो रहा है तो लिम्फ नोड के अंदर हो रहा है, ठीक है। अगर लिम्फ नोड के अंदर हो रहा है तो उसने हमने लिम्फ नोड का नाम दिया, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा प्लूरल केविटी के अंदर हो रहा है तो उनसे हम जो है वो प्लूरल का नाम दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर जेनेटोयूरिनरी के अंदर हो रहा है तो जेनेटोयूरिनरी का नाम दिया है। तो जिस अर्गन के साथ स्पेसिफिक है या जिस एरिया के साथ स्पेसिफिक है उसके साथ जो उनको उसके साथ मुंसलिक करके जो है हमने उसका नाम दिया, ठीक है। सो उसके बाद हम जो है उसके डायग्नोसिस की तरफ जो है वो आ गए थे, ठीक है। या पल्मोनरी टीबी के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में पढ़ा और डायग्नोसिस के बारे में। फिर अगर हमारे पास पेशेंट आता है, ठीक है, तो हम उसको जो है वो डायग्नोस कैसे करते हैं। तो पेशेंट को डायग्नोस करने के जो है वो 2-3 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट कर लेते हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट जो है वो हम 2 तरह की स्टेनिंग करते हैं। एक जो है वो हम करते हैं जेड इन स्टेनिंग, जिसको हम जील नेल्सन स्टेनिंग कहेंगे, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह आगे जब स्टेनिंग्स वगैरह या जो एगर्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें जो इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एरामाइन स्टेन है। एरामाइन स्टेन जो है ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है, ठीक है, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम स्प्यूटम कल्चर कर लेते हैं। कल्चर जो है वो हम 3 तरह के मीडियम या 3 तरह के एगर्स के ऊपर जो है वो करते हैं। एक जो है वो हम एलजे के ऊपर करते हैं, ठीक है, एलजे लुविंस्टन जेनसन है, जिसमें 4 से 18 वीक्स जो है वो लगती है, 4 से 18 वीक्स लगती है, ठीक है। दिन नहीं बल्कि वीक्स लगे, 4 से लेके 18 हफ्तों तक जो है वो टाइम लगता है, मतलब 1 महीने से लेके कम से कम 4.5 महीने तक जो है वो टाइम लगता है, ठीक है। 1 महीने से लेके 4.5 महीने तक जो है इसमें टाइम लगता है इसको कल्चर कराने में। दूसरा जो है वो है लिक्विड मीडियम है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो 8 से 14 घंटे 14 दिन के बाद जो है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। और एगर मीडियम के ऊपर जो है वो हमें 7 से 14 दिन के बाद जो है वो कंफर्म हो जाता है कि आया ये जो है ये टीबी है या इसके और कुछ और है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम रेडियोग्राफी कर लेते हैं, ठीक है, हम चेस्ट एक्सरे करा लेते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं, उसके अंदर जो है वो हम ग्रेनुलोमास वगैरह देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो न्यूक्लिक एसिड एप्लीकेशन होती है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एप्लीकेशन जो है वो मोस्टली जो है वो हम सेंसिटिविटी वगैरह जो है वो करवा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम मॉन्टॉक्स टेस्ट भी कहती है, ठीक है। अब मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है ये क्या है, मॉन्टॉक्स टेस्ट के अंदर जो है ये हम एक प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो है वो इंजेक्ट कर लेते हैं स्किन के अंदर, ठीक है। और 48 टू 72 आवर्स बाद जो हम उसे चेक करते हैं कि आया इसके अंदर जो वो रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। सो डायग्नोसिस जो इसका है, डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द व्हील, ठीक है। और जो इसका व्हील बनता है, ठीक है, हम जो है वो इंजेक्ट कर लेते हैं बॉल पॉइंट से, जो है उससे एक निशान बना लेते हैं या एक व्हील बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम इस व्हील को चेक करते हैं, 48 से 72 घंटे बाद जो हम इस व्हील को चेक करते हैं। व्हील का डायमीटर चेक करके हम इसका जो है वो हम इस टेस्ट को जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अगर इसका डायमीटर जो है वो 6 mm से कम आता है तो हम कहते हैं कि ये टेस्ट जो है ये नेगेटिव है, ठीक है। और अगर पेशेंट जो है वैक्सीनेटेड है तो उसे ऐसे छोड़ देते हैं, अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो हम उसे जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप BCG वैक्सीन जो है वो करा लो,
ठीक है। इसके अलावा अगर 6 मिलीमीटर से लेके 15 मिलीमीटर से के दरमियान में जो है ये व्हील जो है वो नज़र आता है, ठीक है, या ये व्हील हमें मिलता है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम जो है वो ये कह देते हैं कि ये बंदा जो है ये हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है, या तो कोई प्रीवियस टीबी इन्फेक्शन हुआ था या इसने कोई बीसीजी वैक्सीन वगैरह जो है वो लगाया है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम इस कंडीशन में जो इसे बीसीजी जो है वो नहीं देते। अगर 15 से जो है वो ज़्यादा आता है तो हम जो है वो ये कंसिडर करते हैं कि ये बंदा जो है ये टीबी इन्फेक्टेड है, ठीक है, ये जो है इसे डिजीज़ कन्फर्म है। इसको हम फिर बीसीजी नहीं देते, इसको हम जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं और साथ साथ जो है वो हम मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पढ़ा था कि हम मास्क यूज़ करेंगे ऐसे ही, ठीक है। इसके अलावा जो है बीसीजी वैक्सीन कराएंगे, रेगुलर मेडिकल चेकअप, आइसोलेशन, वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट और यूवी जर्मिसाइडल इरेडिएशन करते हैं। यूवी जर्मिसाइडल इरेडिएशन क्या है? यूवी जर्मिसाइडल जो यूवी का मतलब है अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। सो यूवी जर्मिसाइडल इरेडिएशन में हम क्या करते हैं, हम ये वो टेक्निक है जिसके ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो डिसइंफेक्ट कर लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद बीसीजी वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम इसके लिए दो तरह के ड्रग्स यूज़ करते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकंड लाइन ड्रग्स है। सो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर जो है वो आइसोनाइजिड, रिपेम्पिन, ठीक है, रिपाब्यूटिन, इथम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। कभी कभार इनके साथ जो है वो हम सेकंड लाइन ड्रग्स या सेकंड जो कैटेगरी है हमारे ड्रग्स की वो भी यूज़ करते हैं साथ साथ। साइक्लोसरीन ड्रग्स है, इथियोनामाइड ड्रग है, ठीक है। इसके अलावा ल्यूफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, जेटीफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। अमाइनो सैलिसिलिक एसिड्स है, स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन साथ साथ जो वो हम अमिकासिन, केनामाइसिन और कैप्रियोमाइसिन जो ये यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। अब जिन ड्रग्स के ऊपर ये स्टार्स लगे हैं, ठीक है, ये रिपाब्यूटिन जिसके ऊपर स्टार लगा है, लियोफ्लॉक्सासिन के ऊपर है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के ऊपर है, जेटिफ्लॉक्सासिन के ऊपर है, अमिकासिन और कैनामाइसिन के ऊपर है, ठीक है, कानामाइसिन इसे कहते हैं, ठीक है। कानामाइसिन के ऊपर जो है ये वो ड्रग्स है जो कि फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ये एक इदारा है, ठीक है। इन्होंने जो है इसे अप्रूव नहीं किया, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है इसे ओवर द काउंटर थोड़ा सा जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो ड्रग्स है ये इन्होंने अप्रूव किए है, ठीक है। ये एक कमेटी है इनके जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए ड्रग और फूड की कमेटी है, उन्होंने ये जो है ये अथोराइज़ किया है कि आइसोनाइजिड, रिपेम्पिन, इथम्ब्यूटोल, फायराजिनामाइड, साइक्लोसिरीन, इथियोनामाइड, अमाइनोसैलिसिलिक एसिड या स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ठीक है, या कैप्रियोमाइसिन हो गया, ये जो है ये आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये वही ड्रग्स है जो आप लोगों ने यूज़ करने हैं। बाकी जो ड्रग्स है ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट फिजिशियन या डिफरेंट हॉस्पिटल्स या डिफरेंट पॉलिसीज़ जो है वो अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक जो एक इदारा है ट्यूबरक्लोसिस का या ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के लिए, वो उन लोगों ने जो है वो आज तक इस इन ड्रग्स को जो है वो अप्रूव नहीं किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कुछ जो मेजर ड्रग्स थे उनके बारे में जो है वो पढ़ा था, ठीक है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ा था। तो जो ड्रग जहाँ पे जो है वो एक्ट करता है, किस तरह एक्ट करता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी थी। लास्ट मैंने आप लोगों को कहा भी था सबको ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है क्या? ब्लैक स्क्रीन तो शो नहीं हो रही।
जिसका इशू है ना वो एक दफ़ा काइंडली जो है वो अपना लिंक जो है वो रिफ्रेश कर ले, ठीक है। लास्ट ये हमारा स्लाइड था जो कल हम पढ़ रहे थे, जिस पे जो है वो हमारा लेक्चर जो है वो एंड कर गया था, ठीक है। तो आज जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पिछला जो था ये एक शॉर्ट रिव्यू था, ठीक है, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि टाइम के साथ साथ जो वो चीज़ें भूल जाती है, तो एक शॉर्ट रिव्यू जो है वो थोड़ा सा जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर हम क्लास में होते, हम लाइव लेक्चर्स में होते, ठीक है, तो हम जो थे वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता, आप लोगों से पूछता, ठीक है, हम क्लास में डिस्कस करते। लेकिन अभी जो है वो इसमें वो पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन हो इस तरह। तो इस वजह से जो मैं चीज़ें जो है वो कभी कभार जो है वो खुद रिपीट करता हूँ, ठीक है, सिर्फ इस वजह से, ताकि आप लोग जो है वो चीज़ें जो है वो आप लोगों को याद आ जाए, ठीक है। तो जो प्रीवियस चीज़ें जो हम मेरी रिवाइज कर लेते हैं, तो आगे चीज़ें जो है हमारे लिए आसान हो जाती है, ठीक है। मुख्तलिफ ड्रग्स से, ठीक है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स है, और उन साइड इफ़ेक्ट्स को जो है वो हमने मैनेज कैसे करना है, ठीक है। इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो अहम है, ठीक है, वो कुछ चीज़ें जो है वो एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दफ़ा जो है वो हम गो थ्रू कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। एक ड्रग है रिपेम्पिन, रिपेम्पिन की वजह से जो है वो मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। रैशेज़ हो सकते हैं, लीवर के जो है वो डिस्फंक्शंस हो सकते हैं, फ्लू लाइक सिंड्रोम्स आ सकते हैं, यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ड्रग इंटरेक्शन जो है वो हो सकता है, ठीक है। जब भी रैशेस हो, ठीक है, तो आपने पेशेंट को जो है वो ऑब्जर्व करना है। अगर रैशेस वगैरह किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आपने ड्रग को स्टॉप कर देना है। लीवर अगर डिस्फंक्शन आ रही है, तो आपने लीवर एंजाइम्स जो है वो मैयर करने हैं, ठीक है। और साथ साथ पेशेंट को कहना है कि आपने जो है वो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम नहीं करना, ठीक है। और हेपेटाइटिस सिम्टम्स जो है वो आपने देखने हैं, ताकि ऐसा ना हो कि पेशेंट को जो है वो हेपेटाइटिस हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फ्लू लाइक सिंड्रोम्स अगर आ रही हैं, तो आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटली ट्वाइस वीकली लिमिट डोज टू, तो आप डोज थोड़ा कम कर दें, ठीक है। अगर फ्लू लाइक सिंड्रोम्स आ रही है, तो आप डोज जो है वो थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। इसमें जो मेजर है वो क्या है कि रेड ऑरेंज यूरिन, ठीक है। अगर यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, ये जो है ये जनरल है इसके साथ, ठीक है। आपने पेशेंट को रीअश्योर करना है कि कोई बात नहीं है, ये ड्रग के वजह से है, ठीक है। इसके बाद जो वो ड्रग इंटरेक्शन अगर हो रही है, तो फिर आपने उसके लिए चेक कर देना है, ठीक है, कि किस ड्रग के साथ जो है इसकी इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। वो ड्रग या बंद कर देना है, या इसको जो है वो चेंज कर देना है। ये कंट्रासेप्टिव्स के साथ जो है वो इसका प्रॉब्लम हो सकता है, एंटीकोगुलेंट्स के साथ हो सकता है, डाइजोक्सिन वगैरह से जो है ये हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर फीवर्स और चिल्स आ रहे हैं, तो आपने ड्रग स्टॉप कर देना है, ठीक है। आइसोनाइज़ेड की अगर हम बात करें, तो आइसोनाइज़ेड की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। उसके लिए भी, हेपेटाइटिस के लिए आपने सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर करनी है, और आपने देखना है कि अगर हेपेटाइटिस की साइन सिम्टम जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। पेरिफेरल न्यूराइटिस है, ठीक है, तो विटामिन B6 जो है वो आप साथ दे सकते हो, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज आता है कि आइसोनाइज़ेड के साथ जो है वो हम क्या देते हैं, तो आइसोनाइज़ेड के साथ जो है वो आप विटामिन B6 जो है वो आपने देने ही देने हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू जो है ये आता है, ये एमसीक्यू जो है ये कॉमन आता है कि आइसोनाइज़ेड के साथ जो है वो हमने कौन सा ड्रग जो है वो साथ देना है और क्यों देना है, ठीक है, ये भी बताना होता है। सो तो आप लोगों से अगर किसी ने पूछा कि आइसोनाइज़ेड के साथ जो है वो हम क्या देते हैं, तो आइसोनाइज़ेड के साथ जो है वो हम विटामिन B6 जो है ये देते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो हम इसलिए देते हैं ताकि न्यूराइटिस ना हो, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से जो है न्यूराइटिस की चांसेस होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो पायराज़िनामाइड है, पायराज़िनामाइड जो है वो भी हेपेटाइटिस के चांसेस होते हैं उसमें, तो उसमें भी सेम आपने क्या करना है, डोज जो है थोड़ा कम करना है, और साथ साथ पेशेंट को जो है वो मॉनिटर करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इथम्ब्यूटोल है, इथम्ब्यूटोल की वजह से जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। फिर इसमें भी आपने क्या करना है, इसमें भी आपने ड्रग डोजेज का जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है। और साथ में स्ट्रिप्टोमाइसिन, अमीकासिन, या जो कैप्रियोमाइसिन है, उसकी वजह से जो है वो ऑटोटॉक्सिसिटी या रीनल टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। तो उसमें भी आपने डोजेज का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो।
ये मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, और कोई इशू? ठीक है, आइसोनाइज़र के साथ विटामिन बी6 क्यों देते हैं, ठीक है? आइसोनाइज़र जो है ना, इसका न्यूरल सिस्टम पे, आपके न्यूरॉन्स के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, ठीक है? आइसोनाइज़र जो है ये न्यूरॉन्स के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, ठीक है? और न्यूरॉन, इसी वजह से जो है हम इसके साथ जो है विटामिन बी6 देते हैं, ताकि इसका न्यूरॉन के ऊपर जो है वो अफ़ेक्ट जो है वो कम हो, ठीक है? ताकि इसका न्यूरॉन के ऊपर जो है वो अफ़ेक्ट कम हो। और कोई क्वेश्चन? देखो, न्यूराइटिस क्यों होता है? असल में ये आइसोनाइज़र जब हम देते हैं ना, तो आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन बी6 है ना, आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन बी6 है, उसकी एक्टिविटी जो है वो इंटरफेयर हो जाती है। उसकी एक्टिविटी जो है वो इंटरफेयर हो जाती है, ठीक है? जब उसकी एक्टिविटी इंटरफेयर हो जाती है विटामिन बी6 की, तो उस वजह से जो है वो आपको पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, ठीक है? तो उस विटामिन बी6 की कमी को ख़त्म करने के लिए या उससे बचने के लिए जो हम साथ-साथ में सप्लीमेंट्स देते हैं विटामिन की, ठीक है? ताकि जो है वो विटामिन बी6 की कमी ना हो और न्यूरॉन्स के ऊपर जो है वो कोई इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है? डायरेक्टली जो है वो आइसोनाइज़र जो है वो न्यूरॉन के ऊपर एक्ट नहीं करता। डायरेक्टली जो है इसका मेन काम है विटामिन बी6 के साथ, ठीक है? ये विटामिन बी6 के ऊपर जो है उसके साथ जो है वो इंटरफेयर करता है, ठीक है? न्यूराइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन, बिल्कुल, ठीक है? विटामिन बी6 के ऊपर जो है वो एक्ट करता है। विटामिन बी6 जो है वो कम हो जाती है, तो जब ये कम हो जाती है तो फिर जो है वो न्यूराइटिस के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो इस वजह से इसके साथ जो है वो हम ये इसके सप्लीमेंट्स जो है वो साथ देते हैं, ठीक है? ठीक है, रुबैना कह रही है कि ये स्लाइड जो है वो रिपीट कर दे, ठीक है? इस स्लाइड में रुबैना हमने जो है मुख्तलिफ ड्रग्स के बारे में पढ़ा, ठीक है? ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि टीबी के ट्रीटमेंट में जो है वो यूज़ हो रही है, ठीक है? उसके साथ साथ कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, और अगर कौन सी, और अगर कॉम्प्लिकेशंस आएगी, ठीक है, तो उस कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो आपने डील कैसे करना है, ठीक है? तो वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो कैसे आ रही है, या कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, ठीक है, और उसको डील कैसे करना है, ठीक है? मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने पढ़ा। अगर रेशेज़ हो रही है तो आपने स्टॉप करना है ड्रग को, क्योंकि ये निशानी है कि जो है वो, ये निशानी इस बात की है कि कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? इसके अलावा अगर जो है वो लीवर डिस्फंक्शन आ रहे हैं, तो आपने किसी भी ड्रग के साथ लीवर प्रॉब्लम आ रही हो, हेपेटाइटिस प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने पेशेंट को जो है वो देखना है, ठीक है? लीवर की सारी एंजाइम्स देखनी है, पेशेंट्स के जो है वो साइन सिम्टम देखने हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। अगर जो है वो ब्लड का यूरिन का कलर जो है वो चेंज चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपने जो है वो ड्रग स्टॉप नहीं करना। आपने पेशेंट को जो है वो रीअश्योर करना है कि पेशेंट जो है वो, इसकी वजह से ये हो रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर कोई इंट्रैक्शन हो रहा है तो आपने साथ देखना, और फीवर्स और चिल्स आ रही है, ठीक है, तो फिर भी आपने ड्रग जो है वो स्टॉप करना है, ठीक है? उसके बाद जो है वो आइसोनाइज़र है, ठीक है? आइसोनाइज़र जो है वो क्या है? आइसोनाइज़र सेम वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन आइसोनाइज़र में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आइसोनाइज़र जो है वो विटामिन बी6 के ऊपर जो है वो एक्ट करता है, और उसकी कमी की वजह से जो है वो न्यूराइटिस में हो सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है? और बाकी में जो है वो डोजेज का ख्याल रखना है, ठीक है? आप कोई क्वेश्चन?
क्लियर है आप? ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब इस ड्रग के डोसेज के बारे में, ठीक है। सो ड्रग के डोसेज के बारे में ये है कि इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों की काम की चीज़ है वो ये है, ठीक है। अडल्ट डोज जो है इसका कितना है, ठीक है। इसको जो है वो इतना ज़रूरत तो खैर इसे छोड़ दो, इसको मैं निकालने लगा हूँ, ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट, चलो फिर भी देख लो एक दफ़ा। ये असल में आप लोगों की सेकंड ईयर का टॉपिक होगा, सेकंड ईयर में ये चीज़ जो है वो आप लोग देखोगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने अभी से देख लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। कि आइसोनाइजर जो है वो हमने कितना, डेली डोज जो है वो इसका कितना है, ठीक है। डेली डोज जो है वो इसका कितना है, सिर्फ ये देख लो, डेली डोज देख लो बस, ठीक है। लेकिन चलो ये आप लोगों के लिए इतना नहीं है, ये मैं निकाल लूँगा, ये मैं निकाल लूँगा, ये भी आप लोगों का नहीं है इतना, ठीक है। डॉट से अब डॉट्स क्या है असल में? डॉट्स इज डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है। डॉट मीन दैट अ ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल और अदर designated individual provide the prescribed TB drug and watch the patient swallow every day, ठीक है। डॉट ट्रीटमेंट क्या है? डॉट ट्रीटमेंट का मतलब है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोगों, आप ट्रेन हो जाते हो, ठीक है, आप जो वो ग्रेजुएट होके जाते हो, आप ट्रेन हो जाते हो, आपने पेशेंट को जो है वो अपने सामने बिठाया, पेशेंट को जो है वो आपने क्या किया, आपने प्रिस्क्राइब ड्रग्स दिए, जो प्रिस्क्राइब्ड है वो ड्रग्स दिए पेशेंट को, ठीक है। और पेशेंट को आप खुद देख रहे हो कि आया पेशेंट मेरे सामने ये ड्रग खा रहा है कि नहीं खा रहा, या ये ड्रग्स जो है ये ले रहा है कि नहीं ले रहा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे डॉट्स थेरेपी कहते हैं, ठीक है। डॉट्स का मतलब क्या है कि आपने पेशेंट को अपने सामने बिठाया, आपने मेक श्योर कर लिया कि मेरे सामने जो है ये पेशेंट ये सारी मेडिसिन जो है वो ले रहा है, इसी को कहते हैं डॉट्स थेरेपी, ठीक है। अब एक टीबी है जिसको हम कहते हैं मल्टी रेसिस्टेंस टीबी, मल्टी रेसिस्टेंस या मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। मुख्तलिफ ड्रग्स आप दे रहे हो, ठीक है। कोई भी बीमारी जो है वो कभी कभार जो है वो आप लोगों ने सुना होगा कि फलानी बंदे को जो है वो बीमारी हुई थी और अब उसके ऊपर कोई ड्रग जो है वो असर नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस हो जाती है, आप बार बार मुख्तलिफ ड्रग्स जो है वो यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो जब मुख्तलिफ ड्रग्स जो है वो आप यूज़ कर लेते हो, उसके ऊपर जो है वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर ये हो जाता है कि आप जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हो, ठीक है, आप रेजिस्टेंट हो जाते हो। तो TB caused by strain of Mycobacterium tuberculosis that are resistant to at least isoniazid and rifampicin, the most effective anti-TB drug। टीबी ड्रग हमने पढ़ ली है कि टीबी ड्रग में हम कौन कौन से ड्रग्स देते हैं, पैराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, आइसोनाइजिड और रिफेम्पिसिन देते हैं, ठीक है। ये टीबी कभी कभार जो वो आइसोनाइजिड और रिफेम्पिसिन के खिलाफ जो वो रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेता है, रेजिस्टेंट प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। ये ड्रग्स है, ये आइसोनाइजिड और रिफेम्पिसिन के खिलाफ जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेता है, जो कि मोस्ट इफेक्टिव टीबी ड्रग्स है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो 3.6% लोगों के अंदर जो है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है वो आजकल है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस आर वर्ल्ड वाइड आर एस्टिमेटेड टू अकर इन चाइना इन इंडिया, ठीक है। मोस्टली वर्ल्ड वाइड के अंदर जितनी भी लोग हैं ना, उसके अंदर जो मोस्टली 50% लोग जो है वो चाइना और इंडिया के अंदर है। 3.6% लोग हैं टोटल दुनिया में। उन 3.6% लोगों का अगर 50% देखा जाए ना, उन 3.6% लोगों का अगर 50% देखा जाए, तो वो चाइना और इंडिया में मौजूद है। यहाँ पे जो है वो ड्रग्स इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, क्योंकि मोस्टली जो है वो उन या उनके स्ट्रेन इतने चेंज हो गई है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम के स्ट्रेन इतने चेंज हो गई हैं कि उसकी वजह से जो रिफेम्पिसिन और आइसोनाइजर को जो है वो लोग रेजिस्टेंट शो कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है। तो लोग जो है वो फिर सेकंड लाइन ड्रग्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं और सेकंड लाइन ड्रग्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन?
फर्स्ट ईयर, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? एक होता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या है? Extensively drug-resistant TB is a form of TB caused by bacteria that are resistant to isoniazid and rifampicin, as well as any fluoroquinolone and any of the second-line anti-TB injectable drugs, amikacin, kanamycin, or capreomycin। मुख्तलिफ हम ड्रग्स पढ़ रहे थे, क्विनिलोन्स। इसमें से कुछ ड्रग जो है वो क्या है, वो क्विनिलोन्स है। इसमें से कुछ ड्रग्स जो है वो क्या है, वो क्विनिलोन्स है। ठीक है, क्विनिलोन्स ड्रग्स कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो ड्रग्स है ना, इनको हम क्या कहते हैं, ये लीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, और जो ये जो सीन वाले ड्रग्स है ना, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और लियोफ्लॉक्सासिन, उनको हम क्विनिलोन्स कहते हैं। ठीक है, क्विनिलोन्स फैमिली से जो ये ड्रग बिलोंग करती है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो ड्रग्स है जो आइसोनाइजिड और रिफेम्पिसिन को जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है। अब कुछ कंडीशंस या कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेशेंट जो है वो आइसोनाइजिड या रिफेम्पिसिन को जो है वो रेजिस्टेंस शो नहीं करता, बल्कि इनके साथ साथ जो है वो किसी सेकंड लाइन जो ड्रग्स है जिनके अंदर जो है वो फ्लोरोक्विनिलोन्स आते हैं, या जो इंजेक्टेबल ड्रग्स है जो अमीकासिन, कानामाइसिन और केप्रियोमाइसिन है, उनको जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो शो करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो है वो हम मल्टी ड्रग या जो है, या इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेकंड लाइन के कुछ ड्रग्स जो है वो भी इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है, सेकंड लाइन के कुछ ड्रग्स जो है वो भी शामिल हो गए और उसको जो है वो भी पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ट्यूबरक्लोसिस और इसके अलावा जो है ये ट्यूबरक्लोसिस और HIV के बारे में। वर्ल्ड वाइड द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद बोथ डिजीज, काफ़ी सारे लोग ऐसे जो कि इन दोनों डिजीज से जो है वो क्या है, वो इन्फेक्टेड है एक साथ। उनको ट्यूबरक्लोसिस भी है, उनको HIV भी है। अब HIV क्या है? HIV असल में आपकी इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देती है। HIV असल में आपकी इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देती है कम्प्लीटली। HIV आपकी इम्यून रिस्पॉन्सेस को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। पिनिलोन्स नहीं, क्विनिलोन्स। ठीक है, पिनिलोन्स नहीं, मैं यहाँ पे पिनिलोन्स का नहीं कहा मैंने क्विनिलोन्स का कहा। क्विनिलोन्स ड्रग्स है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स में आप लोग जो है वो आगे पढ़ोगे। क्विनिलोन्स जो है ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, लियोफ्लॉक्सासिन, ये जो है ये जो सीन वाले ड्रग है फ्लॉक्सासिन वाले, ये क्या है, ये क्विनिलोन्स है। लियोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारे क्या है, ये क्विनिलोन्स है, पिनिलोन्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई? या मैं टाइप कर लूँ, या मैं टाइप कर लेता हूँ, चलो। ठीक है, ये क्विनिलोन्स है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है, ये सिप्रो के नाम से आती है। ये जो ब्रैकेट में नाम लिखे हैं ना, अब ये जो नेम है ना, ये जेनेरिक नेम है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो ये जेनेरिक नेम है इसका। इसका एक हर एक ड्रग का एक जेनेरिक नेम होता है, एक ट्रेड नेम होता है। जेनेरिक नेम का मतलब होता है कि साल्ट का क्या नाम है, उसके अंदर जो
चीज़ें यूज़ हो रही है उसका क्या नाम है, ठीक है। और जो ब्रैकेट में नाम लिखा होता है उसका मतलब होता है कि किस कंपनी ने अपना नाम क्या दिया है, ठीक है। जिस तरह पैनाडोल है, ठीक है, पैनाडोल का अपना नाम जो है वो क्या है, वो पैरासीटामोल है। उसके अंदर साल्ट का है, साल्ट अंदर उसके अंदर पैरासीटामोल है। हर एक बंदा जो है वो अपने हिसाब से भेज रहा है, ठीक है। अब मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह है, ठीक है, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स इस तरह है, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो कोई सिप्रो के नाम से भेजेगा, कोई किसी और के नाम, कोई किसी और नाम से भेजेगा, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर नाम लिखे, ये स्टैंडर्ड कंपनीज की जो है वो नाम लिखे हैं, ठीक है। लियोफ्लॉक्सासिन है, लियोफ्लॉक्सासिन है, लिवाक्विन और क्विक्जीन के नाम से आता है, ठीक है। जेटिफ्लॉक्सासिन है, टिक्विन के नाम से आता है, ठीक है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, एबिलॉक्स के नाम से आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्विनिलोन ड्रग्स है, ठीक है। ये क्विनिलोन ड्रग्स है। हर एक ड्रग का जो है वो हर एक ड्रग की जो है वो हर एक ड्रग का एक जो है वो केमिकल नेम होता है, ठीक है। जो इसके अंदर केमिकल्स यूज हुए हैं ना, वो केमिकल नाम होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं। और दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा जो है वो ट्रेड नेम होता है, बिल्कुल, ठीक है। एक जेनेरिक नेम और एक ट्रेड नेम। जेनेरिक नेम वो नेम है जो कि उसकी साल्ट का नाम है, ठीक है। लियोफ्लॉक्सासिन लिफ्लॉक्स के नाम से भी आता है, लियोक्विन के नाम से भी आता है, क्विक्जीन के नाम से भी आता है, ठीक है। सिप्रो जो है वो सिप्रोक्सिन के नाम से भी आते हैं, सिप्रो के नाम से भी आते हैं, ठीक है। क्लियर है अब। सो वर्ल्ड वाइड मैंने अब लोगों को कहा कि मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको ट्यूबरक्लोसिस और एचआईवी दोनों है, ठीक है। तो एचआईवी जो है वो आपका क्या करता है, एचआईवी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज कर देता है, ठीक है। इस वजह से जो टीबी का प्रोग्रेस है ना वो बहुत स्पीडली हो जाता है। टीबी जो है वो बहुत जल्दी आपको जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। द एस्टिमेटेड 10% ऑफ एक्टिवेशन ऑफ डॉर्मेंट टीबी इन्फेक्शन ओवर द लाइफ स्पेन ऑफ द इन्फेक्टेड person, it is increased 10% एक्टिवेशन 1 year if HIV infection is superimposed। क्लियर है, अच्छा ठीक है। अब मोस्टली लोग ऐसे हैं ना जिनके अंदर जो है वो एचआईवी इन्फेक्शन जो है वो सुपर इम्पोज हो जाता है ना। एचआईवी इन्फेक्शन जिनको हो जाता है उनके अंदर जो डॉर्मेंट टीबी होता है ना, जो अनएक्टिवेटेड टीबी होता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर, वो एक्टिवेट हो जाता है। और उस बंदे की जो सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ है वो डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये असल में एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ये असल में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है एचआईवी पीपल के अंदर। अगर एक बंदा एचआईवी पॉजिटिव है ना, तो ये उनके अंदर मरने के लिए बोल जाता है, ये उनके अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिकली जो है वो उनको इन्फेक्ट कर देता है और उस बंदे को जो है वो किल कर देता है, डेथ की तरफ लेके जाता है। डेथ की तरफ जो है वो लेके जाता है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल अगर इम्पैक्ट हम इसका देखें, रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट इन्फेक्शन, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कभी कभार कुछ लोग जो है उनका टीबी जो है वो ट्रीट हो जाता है, ठीक है। एज अ प्राइमरी इन्फेक्शन उनका ट्रीट हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है, ठीक है। पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद बोथ एच आई वी एंड टीबी आर 25 to 30 टाइम मोर लाइकली टू डेवलप टीबी अगेन देन पीपल ओनली इन्फेक्टेड विद टीबी। जो लोग सिर्फ और सिर्फ टीबी से इन्फेक्टेड है उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोबारा जो है वो टीबी से इन्फेक्ट हो जाए, लेकिन जिनको साथ एच आई वी है 25 to 30 टाइम्स ज़्यादा चांसेस उसमें होते हैं, ठीक है। 30 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको दोबारा टीबी हो जाए, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी इन्फेक्शन अगर हम देखें, न्यू ट्यूबरकल इन्फेक्शन इन पीपल विद एचआईवी कैन प्रोग्रेस टू एक्टिव डिजीज वेरी क्विकली। अगर किसी बंदे को एचआईवी है ना और उसके अंदर प्राइमरी इन्फेक्शन भी हो जाए तो वो भी बहुत जल्दी जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है। और जो लोग टीबी से क्योर हो चुके हैं, ठीक है, उन्होंने इलाज भी कर लिया, बिल्कुल ठीक भी हो गए, उनके अंदर भी रीअक्रेंस की जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर उन्हें जो है वो एचआईवी है तो, ठीक है। सो इसके अलावा जो है वो डायग्नोसिस ऑफ टीबी, इसके अलावा जो है वो जिन लोगों को जो है वो एचआईवी है उनको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। सो डायग्नोसिस ऑफ टीबी इन पीपल विद एचआईवी, जिन लोगों को एचआईवी है, ठीक है, उनके अंदर हम जो है वो टीबी को किस तरह डायग्नोज करेंगे, ठीक है। एचआईवी पॉजिटिव पीपल विद पल्मोनरी टीबी में है वो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पुटम नेगेटिव स्मेयर,
जो HIV पॉजिटिव लोग हैं ना, शायद उनके अंदर जो है वो स्पुटम जो है वो नेगेटिव आए। क्यों? क्योंकि द ट्यूबरकुलिन टेस्ट अपन फेल टू वर्क बिकॉज द इम्यून सिस्टम हैज बीन डैमेज बाय HIV। ठीक है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी उनके अंदर नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि आपका ट्यूबरकुलिन टेस्ट किस वजह से आता है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है वो आता है आपकी इम्यून सिस्टम की वजह से। आपकी इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो भी नहीं शो होता, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका डैमेज हो चुका होता है HIV की वजह से। सो इट में नॉट इवन शो रिस्पॉन्स इवन दो द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद TB। तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे विल शो लेस कैविटेशन, केसेस ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB आर मोर कॉमन। HIV के अंदर अगर किसी बंदे के अंदर HIV है, ठीक है, अगर किसी बंदे के अंदर जो है वो HIV है, तो उनके अंदर जो है वो TB डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मोस्टली TB के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो सारे जो है वो हम इम्यून सिस्टम को टारगेट करते हैं, ठीक है, और इम्यून सिस्टम जो है वो आपका एक्टिव नहीं होता है इसमें, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है वो आपका एक्टिव नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो वो टेस्ट जो है वो हमें कुछ शो नहीं करता। चेस्ट एक्सरे भी हम देखते हैं तो लेस कैविटेशन होते हैं। सो HIV वाली लोगों के अंदर जो है वो मोस्टली चांसेस होता है कि TB इनके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो, ठीक है, TB इनके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो, ठीक है, वो आप क्वेश्चन ड्रॉप कर लो, ठीक है, तब तक मैं आप लोग की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लेता हूँ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है।
कि स्टूडेंट्स अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।